अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर का जिला अस्पताल 16 साल बाद भी अपनी नई बिल्डिंग को तरस रहा है, जबकि ये जिला बेहद संवेदनशील है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का चाक चौबंद रहना बहुत जरूरी है। क्या है वजह और क्या है जिला अस्पताल के हाल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजापुर को जिला अस्पताल बने 16 साल बीत गए, लेकिन अभी तक जिला अस्पताल को नई बिल्डिंग नसीब नहीं हुई। 16 साल पहले जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का विस्तार कर शुरू किया गया, आज भी स्थिति वैसी ही है और इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी साफ झलकती है। जिला अस्पताल का इतिहास 16 साल पहले बनाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही शुरू किया गया। आज तक नहीं बन पाई जिला अस्पताल की बिल्डिंग। छोटी जगह में चल रहा है जिला अस्पताल। 2016 में 300 बिस्तर वाले अस्पताल की पहल हुई। तत्कालीन कलेक्टर ने 10 एकड़ जमीन चिन्हित की। विधायक विक्रम मंडावी ने जमीन पर पार्क बनवा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि राजनेताओं को स्वास्थ्य सुविधाओं से ज्यादा मनोरंजन की चिंता थी और अस्पताल की जमीन को मनोरंजन का अड्डा बना दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 और 12-13 के बीच में यहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे यशवंत कुमार, उन्होंने बीजापुर जिले के दूरदृष्टि विचार सोच रखते हुए जिला अस्पताल के लिए 300 सीटर अस्पताल के लिए एक जगह चिन्हित किया था। लेकिन वह कार्य को पूरा ना करते हुए परिवर्तन हुई कांग्रेस की सरकार ने उस जगह पर यहाँ के विधायक ने एक गार्डन बनाया। वो गार्डन भी पूरे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा। एक वक्त था जब बीजापुर में दूर दूर से लोग इलाज कराने आते थे, लेकिन अब हालात बदल गए। जगह और सुविधाओं की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल अब डॉक्टरों की कमी से भी जूझने लगा है। अधिकारी भी मानते हैं कि यहाँ 300 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए। साथ ही जिला अस्पताल को आधुनिक बिल्डिंग की भी जरूरत है। 2016 के बाद जिला चिकित्सालय में आमूलचूल प्रभाव परिवर्तन देखने को मिला है। देखा जाएगा तो ये जो वर्तमान में जो बिल्डिंग है, ये एक्चुअल में CHC बिल्डिंग है। उसी को रिनोवेट करके जिला हॉस्पिटल का रूप दे दिया गया है। हमें जिला हॉस्पिटल बिल्डिंग यहाँ मिली नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग भी 2003 का है और काफ़ी पुराना हो चुका है। बरसात सीजन में वो सीपेज का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अस्पताल की हालत डराती है, सोचने पर मजबूर करती है। अव्यवस्थाएं मुंह चिढ़ाती है और परेशानी मरीजों को होती है, क्योंकि बीजापुर की स्थिति बाकी जिलों से काफी अलग है। क्यों जरूरी है आधुनिक अस्पताल? बीजापुर जिले की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा है। जिले का ज्यादातर हिस्सा नक्सल प्रभावित है। आए दिन नक्सली वारदातें आती हैं सामने। सबसे पहले बीजापुर ही पहुंचते हैं घायल जवान। दूर दूर से इलाज कराने आते हैं मरीज। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कितनी जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है और ना ही रेगुलर डॉक्टर्स। अस्पताल में शौचालय की स्थिति खराब है। सोनोग्राफी और एक्सरे रिपोर्ट को लेकर कई तरह की शिकायतें आती रहती हैं। अभी जो स्थिति है वहाँ का बहुत गंभीर है। जैसा अभी चल रहा है, जो हॉस्पिटल में जो टॉयलेट है, बाथरूम है, ये कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के जो मरीज है वो बहुत परेशानी उठाते हैं वहाँ। इसको भी तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो विधायक महोदय जी है वो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो नाम के लिए विधायक बने हैं बीजापुर में और बैठे हुए हैं कुर्सी में, और वहाँ क्या है, छोटा मोटा दवाई भी नहीं मिलता है हॉस्पिटल में। उसके लिए भी लिख के देते हैं कि मेडिकल से लेके आओ। तो गरीब लोग कहाँ से जाके लाएंगे, उनके पास पैसा नहीं रहता है। जैसे कि मैं अभी अपनी गुड़िया को लेके आई, गिर गई है, हाथ पे चोट हो गया, हड्डी पे एक्सरे के लिए आई हूँ। तो मेरे साथ मेरे से पहले एक लेडीज़ आई थी,
अपने बच्चे को लेके। वो एक्सरा करवाने के बाद तो वो आई, दीदी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल से एक्सरा लेके क्या, तो आज मैं उस बहन का तो हेल्प करके एक्सरा मोबाइल से ले ली। ये कब तक हॉस्पिटल में चलता रहेगा, हर किसी के पास बड़ा मोबाइल नहीं रहता है। और ये काफ़ी दिनों से मुझे भी ऐसा लगता है कि एक्सरा जब होता है तो एक्सरा वाला रिपोर्ट हमको हाथ में होना चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो इतने बड़े हॉस्पिटल और छोटी सी समस्या है, अगर चाहते हैं तो इसको पूरा कर सकते हैं। बेशक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से बीजापुर जिम्मेदारों की प्राथमिकता में होना चाहिए था, लेकिन 16 साल के बावजूद भी जिला अस्पताल को बिल्डिंग ना मिलना सरकारों की नीयत और नीति पर सवाल खड़े करने जैसा है। अब देखना यह होगा कि क्या नई सरकार माओवाद प्रभावित जिले की जनता के दर्द को समझेगी। तो देखा आपने कैसे साल दर साल बीते, लेकिन जिला अस्पताल की बिल्डिंग का सपना दम तोड़ता गया। सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी ने जिला अस्पताल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उम्मीद है अब जिम्मेदार इस तरफ ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि ये मसला लोगों के स्वास्थ्य और नक्सल प्रभावित जिला दोनों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्र छात्राओं को सुविधा देने के लिए जिस MP ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया था, अब वही पोर्टल सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। MP ऑनलाइन पर भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं। कैसे सरकार को लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का चूना और कैसे दिया जा रहा है इस पूरे घोटाले को अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट पे। घोटालों की बड़ी हो रही लाइन, घोटाला भी हो रहा ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में MP ऑनलाइन की सुविधा नौनिहालों के लिए यानी कॉलेज के उन छात्रों के लिए शुरू की गई थी जो कहीं ना कहीं परेशान होते थे इस बात के लिए कि एडमिशन कैसे होगा और बाकी जो है उनके काम कैसे होंगे। लेकिन यही MP ऑनलाइन की सुविधा अब दुविधा बन गई है सरकार के लिए। ऐसे में सरकार को शिकायत की गई है, कहा गया है कि MP ऑनलाइन कहीं ना कहीं लूट और खसोट का जरिया बन रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में MP ऑनलाइन पोर्टल पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि MP ऑनलाइन पोर्टल ने करोड़ों का घोटाला किया है, सरकार को चूना लगाया है और ये भी पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। MP ऑनलाइन शासन के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। MP ऑनलाइन अपने पोर्टल पर या अपने जहाँ पर इनकी जहाँ शॉप है वहाँ पर मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल इस नाम का उपयोग कर रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह MP ऑनलाइन पे खड़े होते हैं। जब हमने जानकारी निकाली तो 5 साल के अंदर 18 करोड़ रुपए कम शासन को MP ऑनलाइन के माध्यम से मिले हैं। शासन को 18 करोड़ का घाटा कहीं ना कहीं MP ऑनलाइन के इस MOU के बाद हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से शिकायत भी की है और बताया कि ये पूरा घोटाला आखिर कैसे हुआ है। दरअसल MP ऑनलाइन पोर्टल पर सरकार की ओर से सेवा शुल्क तय किया गया। सेवा शुल्क में सरकार और पोर्टल की हिस्सेदारी तय है। लोगों से सेवाओं के बदले ये शुल्क वसूला जाता है। आरोप है कि MP ऑनलाइन पोर्टल ने 70% सेवा राशि अपने पास रख ली और सरकार के खाते में महज 30% राशि ही जमा की। इस तरीके से देखें तो MP ऑनलाइन पर कुल 18 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। MP ऑनलाइन पहले से ही जो 50 के बाद में जो 100 रुपये जाते हैं उसमें 70 रुपये काट के शासन को, मतलब जो शासन से मिलने चाहिए थे, लेकिन वो 30 रुपये काट के उसको शासन को दे रहा है। इस प्रकार से जो शुल्क शासन को जाना चाहिए था वो शुल्क शासन को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसमें विद्यार्थी परिषद ने मांग करी है कि MP ऑनलाइन के साथ साथ जो उच्च शिक्षा विभाग से जो अधिकारी सुनिश्चित हुआ है इन चीज़ों को देखने के लिए, उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए। आरोप गंभीर हैं और सनसनीखेज हैं, क्योंकि MP ऑनलाइन सरकारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। चलिए आपको बताते हैं कि ये MP ऑनलाइन दरअसल है क्या। सरकार और TCS का MP ऑनलाइन एक संयुक्त पोर्टल है। सरकारी सेवाओं को MP ऑनलाइन उपलब्ध कराता है और जुलाई 2006 में इस पोर्टल की शुरुआत की गई। हर जिले और तहसील में MP ऑनलाइन सेंटर खोले गए और 28,000 से ज्यादा सेवाएं MP ऑनलाइन की तरफ से ऑनलाइन दी जा रही हैं। सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो या भर्तियों के आवेदन, सरकारी योजनाओं से संबंधित तमाम काम MP ऑनलाइन के जरिए किए जाते हैं।
जो राशि सरकारी खाते में जाना चाहिए वह अब सरकारी खाते में जाने के बजाय MP ऑनलाइन वालों के खाते में जा रही है। आरोप तो ये भी है कि डाटा जो कि इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो भी सरकार के साथ साझा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में भविष्य बड़ा दुविधाजनक रहने वाला है। उधर अगर सरकार की बात करें तो सरकारी महकमे के जो आला अधिकारी हैं उनकी न तो मॉनिटरिंग है और इस मामले में जब उनसे बात की जाती है तो हीले हवाले होते हैं। फिलहाल इंदर सिंह परमार जो कि काबीना मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको इस मामले की शिकायत दी गई है। भविष्य में देखना होगा कि वो क्या एक्शन लेते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग होगी या फिर सरकार को करोड़ों का चूना यूं ही लगता रहेगा और आम जनता ठगाती रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए श्याम सिंह तोमर की रिपोर्ट। विस्तार न्यूज लगातार डिंडोरी में जल संसाधन विभाग के कारनामों को उजागर कर रहा है। कैसे यहाँ नहरें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। नहर में भ्रष्टाचार की एक और कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जिस नहर में पानी की धार बहनी थी वहां आज कैमरे दौड़ रहे हैं और ये नतीजा भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार भी ऐसा कि नहर जमींदोज हो गई, निर्माण ऐसा कि पानी के फ्लो में धराशायी हो गया और सरकार का करोड़ों रुपया पानी में बह गया, जो न किसानों के काम आया न ही सरकार के। डिंडोरी जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रही है, जिसकी वानगी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आपको बता दें, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यहां जो नहर परियोजना बनाई गई थी वह जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूटी पड़ी हुई है। आपको मैं बता दूं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो परियोजना है भरद्वारा गाँव के पास की है, जहाँ पर ये नहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये तस्वीरें उसी बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत बनी नहर की हैं, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर खबर दिखाई थी। करोड़ों रुपयों की ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 143 किलोमीटर लंबी नहर, 43 गांव तक पानी पहुंचाने की योजना, नहर निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार, कहीं ओवरफ्लो, कहीं पानी ही नहीं पहुंचा। स्थानीय लोग जल संसाधन विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जिम्मेदारों ने नहर निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया, जिसका नतीजा है कि ओवरफ्लो के चलते नहर ही बह गई। जिस तरीके से जल संसाधन विभाग लगातार पैसे ले रही है, 43 गांवों पे पानी पहुंचा नहीं है। इसके लिए भारतीय किसान संघ ने कई बार भी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर सरकार और प्रशासन को अवगत भी करवाया है। आज दिनांक तक मेंटेनेंस यदि होता तो अच्छे तरीके से होता। ये लगातार क्या पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और इनका भ्रष्टाचार उजागर लगातार होता जा रहा है। 1-2 वर्ष किसानों को पानी मिला, इसके बाद जैसे धीरे धीरे से इसमें मलबा आते गया और ये ओवरफ्लो हुआ, इसके रिसाव पानी चालू हो गया और इसके कारण से आप ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इस प्रकार से टूटी हुई है। ऐसे जगह जगह अनेक गांव में टूटा हुआ है, इसके कारण किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। विस्तार न्यूज ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन जिम्मेदार कैमरे के सामने आने से बचते रहे। अब सवाल उठता है कि जब हर साल नहरों की मरम्मत होती है तो फिर जगह जगह से टूट क्यों रही हैं? किसानों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? जिम्मेदार जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, या फिर वहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं जिनके कंधों पर इस योजना को बेहतर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी है? क्या इस बारे में जिला प्रशासन को पता नहीं है? जिला प्रशासन सब कुछ जानबूझ के अनजान बना हुआ है और विस्तार न्यूज ऐसी खबरों को लगातार दिखाता रहेगा। हमारे दर्शकों को यह बताना चाहूँगा, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद किसानों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आधा दर्जन से ज़्यादा तालाबों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। देखरेख के अभाव में तालाब सिकुड़ते जा रहे हैं, जबकि ये तालाब आस्था के भी बड़े केंद्र हैं। ये सूरजपुर के वो तालाब हैं जो उदासीनता के अंधकार के चलते दम तोड़ रहे हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार है। तालाबों का दायरा सिमटता जा रहा है। जो कभी शहर की प्यास बुझाते थे वो आज खुद प्यासे हैं। जबकि ये तालाब महज पानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आस्था के भी केंद्र हैं। दुल्ही तालाब, बड़का पारा तालाब जैसे प्राचीन तालाब हैं जहां रियासत काल से ही लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और आज हालात यह है कि इन तालाबों का अस्तित्व ही खतरे में है और लोग इसे लेकर चिंतित भी हैं।
पुराने ज़माने की तालाब हैं, हमारे आस्था से जुड़ी हुई तालाबें हैं। हमारे बाप दादा से इसकी कहानियाँ हम लोग सुने हैं। इसमें हम लोग नहाते थे पहले, इतनी साफ़ सुथरी थी। कुछ सालों से गंदगी का ऐसा अंबार यहाँ पड़ी हुई है, प्रशासन भी सुध नहीं लेती इसकी, और सौंदर्यीकरण के नाम पे सीमेंटीकरण करके और सिमटती जा रही है। इतना फंड आ चुका है सुंदरीकरण के लिए, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। आगे आप देख सकते हैं कितना गंदगी फैल गया है, और वजह है कि सब भरा रहा है, साफ सुथरा हो नहीं रहा है। गंगा दशहरा लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ करते थे, आज के डेट में गंदगी के चलते कोई नहीं आते है। वैसे इस प्राचीन धरोहरों की देखभाल का जिम्मा नगर पालिका पर है, लेकिन बारिश आने से पहले भी कोई पहल नजर नहीं आती। ऐसे में कुछ समाज सेवी और पार्षद खुद अपने स्तर पर इनकी सफाई और रखरखाव की बात कर रहे हैं। वहीं अधिकारी अब तालाबों को संरक्षित करने के लिए मुहिम चलाने का भरोसा दिला रहे हैं। सूरजपुर की जितनी भी तालाबें हैं, इसके लिए नगर प्रशासन ने भी पहल किया है, और नगर पालिका के माध्यम से हमने सारे तालाबों को मछुआरा संघ को 15 साल का लीज में दिया है, ताकि उस तालाबों का रखरखाव, साफ सफाई, मछली पालन केंद्र, मतलब उनका जीवनयापन भी इस दृष्टिकोण से चलता रहे और हमारे तालाब भी साफ सुथरा रहे। हम एक जागरूक नागरिक हैं और जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते मेरी ये मंशा है कि हम श्रमदान के जरिए भी सफाई अभियान चलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और मैं सीएमओ को कलेक्टर सर के माध्यम से भी ताकीद करवाऊंगा और ताकीद खुद करूंगा कि वो शहर की और खासकर तालाबों की सफाई में विशेष ध्यान रखें। इन तालाबों की अनदेखी न केवल शहर की विरासत से खिलवाड़ है, वहीं लोगों की आस्था पर भी चोट है। अभी भी वक्त है इन धरोहरों को सहेजने के लिए, ताकि एक पंथ दो काज हो सके, क्योंकि ये तालाब जल संकट को दूर करने में कारगर साबित होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की आस्था भी सुरक्षित रहेगी। नगरपालिका सूरजपुर के आधा दर्जन से अधिक ऐसे तालाब हैं जिन पर लोगों की आस्था टिकी हुई है। ऐसे में प्रशासन लोगों की आस्था और इन तालाबों को बचाने के लिए क्या कुछ पहल करती है, यह तो देखने वाली बात होगी। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। इधर कटनी में मेला ग्राउंड की बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया की नजर पड़ गई है। करोड़ों की जमीन पर माफिया ने कब्जा कर लिया है। गांव वाले अनशन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि ध्यान देने को तैयार नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या इस खेल में जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं? कटनी जिले के शहर हो या ग्रामीण, किस तरह से भूमाफिया अपने पैर पसार रहे हैं, देखिए विस्तार विशेष की इस खास रिपोर्ट पे। कटनी की कन्वारा में भूमाफिया ने मेला ग्राउंड की जमीन पर कब्जा कर लिया। उस जमीन को हड़पने की तैयारी कर ली। जहां बरसों से मेला भरता आ रहा है, दबंगों ने मंदिर और अस्पताल जाने का रास्ता बंद कर दिया। जमीन पर कब्जा करने वाले वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने बरसों पहले ये जमीन अस्पताल को दान दी थी। इस जमीन पर जो है वह भूमाफियाओं की अब नज़र पड़ गई है, और भूमाफिया लगातार इस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। गांव के लोग भी हमारे साथ हैं। आखिर कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? नांगदेव तो कब्जा करना चाहते हैं। हमको रास्ता चाहिए मंदिर जाने के लिए। यहाँ से ये कई वर्षों से मतदान में ज़मीन है, लेकिन इसमें बेजा कब्जा किया जा रहा है, रास्ता बंद किया जा रहा है। रास्ता बंद है, हमको रास्ता चाहिए यहाँ से मंदिर जाने के लिए। ये जो लगातार आप लोगों की मांग है, ये कब तक जायज़ रहेगी? सर ये 21 दिन तक की जायज़ रहेगी। 21 दिन तक भूख हड़ताल मचाए है, लड़का की हिम्मत नहीं पड़े। अब डाला है यह शिवधाम जो है, तो हम लोग पैदा नहीं भर रहे जब से जाने लायक। हमारे बुजुर्ग लोग भी जब से वो भी जब बताते रहे कि हम भी नहीं जानते, जब से शिवधाम का मंदिर है यहाँ से आना जाना रहा। यहाँ शिवधाम की मंदिर की बारात भी निकलती है, गणेश जी विसर्जन भी होते हैं, दुर्गा जी भी विसर्जन यहाँ से होती हैं तालाब में शंकर जी के। जमीन पर कब्जा हुआ तो लोग विरोध पर उतर आए। लोगों ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जमीन उनके लिए बेहद खास है और इससे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। साल 2000 में नामदेव परिवार ने दान की थी जमीन पर बरसों से मेला लगता आ रहा है। जमीन में ही प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है। जिला अस्पताल भी जमीन से लगा हुआ है।
मंदिर और अस्पताल जाने का एकमात्र रास्ता है। गांव के पंच पुरुषोत्तम का कहना है कि नामदेव परिवार के लोग ही इस पर कब्जा कर रहे हैं और वो जमीन के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। यह ज़मीन जो है वह जिला अस्पताल हो या यहाँ का पुराना शिव मंदिर हो या कनवारा का मेला हो, यह इसी ज़मीन पे लगता है। और अब इस ज़मीन पर कब्जा होते देख लगातार ग्रामीण परेशान हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। आप पंच हैं, लगातार मांग की जा रही है, आपके द्वारा क्या पत्राचार किया गया है? यहाँ ज़मीन हम साहब मांगते हैं कि गाय चाहिए हमको निकलने के लिए, तो जब हम कहते हैं हम ना देंगे, ज़मीन हमारी है तो हम कहें ना दो, हम बैठते हैं वो करते हैं तो सरकार से हम लड़ेंगे, सरकार से ले लेंगे। तो हम सरकार के उसमें बैठे हैं कि सरकार देगी, चाहे खरीद के दे या चाहे ऐसे दिवा दे, मगर रास्ता चाहिए यहाँ मंदिर के लिए। सवाल यह है कि जब इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये ज़मीन दान में दी गई है, तो फिर शासन प्रशासन कैसे इस ज़मीन पर कब्जा होने दे रहा है? यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब ग्रामीण अनशन कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, इसके बाद भी ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या ये पूरा खेल प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है? देखिए किस तरह से जो गांव है उस गांव के लोग आमरण अनशन करने पर मजबूर हो गए हैं। और यही वजह है कि अब 200 वर्ष पूर्व से लगते आने वाला मेला ग्राउंड, अब क्या आगे मेला लगेगा या नहीं, यह तो देखने वाली बात है। फिलहाल प्रशासन क्या कार्रवाई करता है यह देखने वाली बात है। यश रेगिस्तान न्यूज कटनी। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। नमस्कार।